Good morning, students. Today we are learn about chapter second, forms of business organizations. Okay, आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर सेकंड है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर्स में हमारे बिजनेस की जो अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं, या अपन एक तरह से कह सकते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक सोलो प्रोप्राइटरशिप हो गया, या पार्टनरशिप फर्म हो गई, या जॉइंट वेंचर हो गया, या अनडिवाइडेड इंडिविजुअल बिजनेस प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो ये सब कुछ जो हमारे बिजनेस के अलग अलग जो टाइप्स हैं, इन सब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इनके फीचर्स देखेंगे, इनका स्कोप देखेंगे, यानी कब हमें किस टाइप के बिज़नेस को अडोप्ट करना चाहिए, किस टाइप के बिज़नेस को हमें हमारे बिज़नेस की जो लाइन है या हम जो बिज़नेस करना चाहिए उसमें उसको लेना चाहिए, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ये सब कुछ हम इसमें रीड करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जो एक केस दिया हुआ है, या अपन कह सकते हैं एक तरह का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे एक नेहा नाम की एक गर्ल्स है जो फाइनल ईयर की एक ब्राइट स्टूडेंट यानी पढ़ने में अच्छी हैं, इंटेलिजेंट है। उन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है, वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रही हैं। लेकिन उसने यह डिसाइड किया कि ये जो मेरा फ्री टाइम है, इस फ्री टाइम में मैं फ्री ना बैठकर मैं कुछ वर्क करना चाहती हूँ। अब उसके पास एक पेंटिंग करने का अच्छी सी एप्टीट्यूड, यानी उसके पास एक पेंटिंग करने की एक आर्ट थी। तो उसके बेस पर उसने यह डिसाइड किया कि वह अपने घर पे जो भी पॉट या जो बाउल, यानी जो भी बाउल और पॉट जो रहते हैं, उन पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। देन उसको अपने फ्रेंड्स या अपने जो लोकल कॉलोनी में जो भी अपने जो नेबर्स वगैरह रहते हैं उनको उनके बारे में डिस्कस करके उसको सेल आउट किया जाएगा। तो उसने अपना वर्क स्टार्ट किया। उसने कुछ पॉट और बॉल पर पेंटिंग वगैरह स्टार्ट किया। पेंटिंग बनाने के बाद उसने अपने यहाँ पर लोकल जो भी अपने कॉलोनी में रहने वाले थे, अपने फ्रेंड सर्कल थे, फ्रेंड्स वगैरह जो थे, उन लोगों को उसने वो सेल किया, वो सप्लाई किया। सप्लाई करने पर उन लोगों को वह काफ़ी पसंद आया। उन लोगों ने उसको मतलब अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसका बेस पर उसको अच्छी डिमांड हुई, यानी अच्छी डिमांड हुई, उसको अच्छा ऑर्डर मिलने लगे। तो उसने डिसाइड किया कि यार इस बिज़नेस लेवल को क्यों ना मैं आगे लेवल तक बढ़ाया जाए। तो आगे लेवल तक बढ़ाने के लिए अब उसके पास अगर वो वाइड लेवल पर करना चाहती है, जैसे उसने अभी तक तो अपना जो सप्लाई वगैरह कॉलोनी में किया था, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं अपनी जो आर्ट है या जो पोर्ट और बॉल पर जो मैं पेंटिंग करके जो सप्लाई करती हूँ उसको मैं अपनी कॉलोनी तक लिमिटेड ना रखकर उसको अपने सिटी, इवन अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना विलेज, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी कंट्री में पूरा इसको सप्लाई करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मनी की। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन सब के लिए जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, जस्ट लाइक कलर्स वगैरह लेके आना है, बाउल वगैरह या पॉट्स वगैरह लेके आना है, और इन सब के लिए उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं था। तो उसके जो कज़िन अंकल थे उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि आपका जो कज़िन है उस कज़िन को इस बिज़नेस में इन्वॉल्व कीजिए। इन्वॉल्व करने के बाद आप उन दोनों मिलकर वो आपकी जो नीड रहेगी, जैसे सप्लाई, एक तो रिस्क भी, एक तो आपका जो पेमेंट का जो प्रॉब्लम है, फंड का जो इशू है वो सोल्व हो जाएगा। दोनों आप हाफ पेमेंट कर लीजिएगा। सेकंड, इसमें जो रिस्क रहेगी वो रिस्क भी आधी हो जाएगी, और आपको बिज़नेस में जो सप्लाई वगैरह करना है, ऑर्डर वगैरह जो करना है, उसके लिए कि आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने ये एक चीज़ दिया कि एक जो सोलो प्रोप्राइटर, यानी जो एक इंडिविजुअल बंदा जो कैंडिडेट जो बिज़नेस करना चाहता है, उसके जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और अपने लिमिटेड सोर्सेज से उनका वर्किंग करने का जो भी एक तरह से वर्किंग एटीट्यूड या वर्किंग का जो स्किल होता है वो भी लिमिटेड होता है। लेकिन जब एक से दो हो जाते हैं, या नंबर ऑफ पार्टनर्स मिलकर अगर उसमें वर्क करते हैं, तो सबका डिफरेंट फंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, वर्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, और उनके रिसोर्सेज भी कई तरह के यूज़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे अलग अलग बिजनेस में अलग अलग की लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस, उन फीचर्स एंड उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम हमारे बिजनेस के जो अलग अलग जो फॉर्म्स दिए हुए हैं उन फॉर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, अब अपन उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? इफ़ वन इज़ प्लानिंग, अगर कोई बंदा या अपन कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बिज़नेस अपने स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अपने पास
सबसे पहला वर्क हमारा ये रहता है कि हम बिज़नेस के कौन से फॉर्म को डिसाइड करें, किस फॉर्म को हमें यहाँ पर लेना है, क्योंकि हर फॉर्म के अपने अपने बेसिक फीचर्स से, कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग अलग अपनी अलग अलग उनके एटीट्यूड्स होते हैं, तो उसके बेस पर उनको डिसाइड करना रहता है। तो यहाँ पर अपने को कई प्रकार के बिज़नेस के फॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे सोलो प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना जो सोलो जो प्रोप्राइटरशिप होता है उसके बारे में। डू यू ऑफ्टन गो इन द इवनिंग बाय रजिस्टर पेन, चार्ट पेपर एट्सेट्रा, ए स्मॉल नेबरहुड stationery store? Well, in the probability course of your transaction, you interact with a solo proprietors. Solo proprietorship is a proprietor form of business organization and the most suitable form of the small business, especially in the years of the operation. Solo proprietors refer to form of business organization which is owned, managed and controlled by the individual who is the receipt of all our profits and bear all risk. This is evident from the terms itself. The word solo implies only and proprietor refer to owner. Hence, a sole proprietor is the one who is the only owner of a business. The form of business पर्टिकुलरली कॉमन इन एरियाज एंड पर्सनलाइज, यानी सीधा सा मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जैसे नॉर्मली हमें जो छोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे आस पड़ोस की जो या गली नुक्कड़ पे जो दुकानें रहती है जहाँ पे हम पेन, पेंसिल या कोई भी टॉफ़ी वगैरह ये जो अपन परचेस करने जाते हैं, जो हमारे पास के जो स्टोर्स रहते हैं, तो वो सभी स्टोर्स हमारे एक सोलो प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। उनका एक ही ओनर रहता है, वही ओनर उसमें टोटल ऑल ओवर इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है, और उसी के द्वारा उसमें जो भी कुछ प्रॉफिट्स होता है वो भी वही अर्न करता है, और उसमें जो भी कोई रिस्क रहती है वो भी उसी के द्वारा बियर की जाती है, उसी के द्वारा ली जाती है। जैसे सपोज़ मान लीजिए अगर वो बिज़नेस कर रहा है और बिज़नेस को क्लोज़ करना है, और क्लोज़ करने पर पता चला कि उसमें अपना कुछ जो लाइबिलिटीज़ हैं, सपोज़ मान लीजिए कि उसके बिज़नेस को क्लोज़ करने पर 1 लाख रुपीज़ उसकी लाइबिलिटीज़ निकल के आई है। अब उसके पास जो प्रॉपर्टी या असेट्स वो तो 80,000 का है, 1 लाख रुपीज़ उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो 80,000 तो वो जो बिज़नेस की जो असेट्स है उसमें से पे कर देगा। रिमेनिंग जो 20,000 रहेगा, उस 20,000 को पे करने के लिए वो अपनी पर्सनल असेट्स या पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को बेचकर या पर्सनल जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी उनमें से देकर उसको पेड अप करेगा, उसको चुकाएगा। यानी सोलो प्रोप्राइटरशिप में देखा जाए तो इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसी के द्वारा बिज़नेस की सारी रिस्क को लिया जाता है, बिज़नेस को ओपन किया जाता है, बिज़नेस की जो भी ऑल ओवर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। जो भी प्रॉफिट रहता है उसको भी वही अर्न करेगा, और जो लॉस होगा उसको भी वो बियर करेगा। उसके लिए वह अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहती हैं उनको सेल करके, उनको सोल आउट करके भी वह यूज़ कर सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ अपने इसकी डेफिनेशन दिए हैं। सोल ट्रेडर इज ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर एज ए पर्सन slowly responsible for providing the capital for bearing the risk of enterprises and the for management of business। यानी बिजनेस के लिए कैपिटल भी वो लाएगा, रिस्क भी सारी वो बियर करेगा, एंड उसकी जो भी कुछ मैनेजमेंट रहेगा, बिजनेस को मैनेज, उसकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो सब उसी के द्वारा किया जाएगा। सेकंड है द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ which stand an individual as one who is responsible, who direct its operation and who alone run the risk of failure। यानी सीधा सा बात है, मतलब उसकी जो फेलियर होने पर जो भी रिस्क रहेगा वो भी उसी को लेगा, और उसका जो भी डायरेक्ट कर, उनके जो ऑपरेशंस होगा, जो डायरेक्शन करना रहेगा, उसको जो दिशा निर्देशित करना रहेगा, वो भी सब कुछ उस इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हमारा सोलो प्रोप्राइटरशिप होता है, यानी 1 पर्सन ऑल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस को कंट्रोल करता है, और बिजनेस के जो भी कुछ हैंडल करना रहता है या प्रॉफिट या जो लॉस होता है उसको भी बियर एंड अर्न वही पर्सन करता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू द स्टार्ट ए सोलो property business। Third is some cases one may require license. There is no separate law the governs sole proprietorship.
क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन ईजिली, दस देयर इज एस्केप इन फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर। यानी इसके लिए सिंपल सा एक हमें हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट उससे सिंपल सा एक लाइसेंस लेना होता है, उसके अलावा इसके लिए कोई स्पेशल कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। और क्लोज भी करना है तो ईजी गोइंग आप इसको क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई बड़ा भारी स्टेप्स वगैरह प्रोसीजर वगैरह फॉलो करना नहीं पड़ता है। सेकंड होता है लाइबिलिटीज। सोल प्रोप्राइटर्स हैज़ एंटाइटल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, दिस इम्प्लाइज दैट द ओनर इज ए पर्सनली रेस्पॉन्सिबल। यानी उसकी जो लाइबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है, वह सभी के लिए प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्सिबल होता है। चाहे उसके जो भी अगर प्रॉफिट हुआ तो वही लेगा, और अगर लॉस होता है तो लॉस होने पर जितना वो असेट्स जो प्रॉपर्टी से बिजनेस से चुका सकता है वो बिजनेस से चुका देगा। रिमेनिंग अगर कुछ पेमेंट्स रह जाते हैं तो उस पेमेंट्स को उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को सेल करके रिपे करना होता है। थर्ड इज सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। यानी वह एक सिंगल पर्सन होता है जो उसकी प्रॉफिट और रिस्क को अर्न करेगा, उसके लिए कोई अदर कैंडिडेट नहीं आएगा। यानी अगर उस फेलियर होने पर उसमें कोई रिस्क होता है, लॉस होता है, या किसी भी प्रकार की अगर वहाँ पे थेफ्ट हो जाता है या कोई फायर वगैरह से कोई किसी भी प्रकार का लॉस हो जाता है तो वो सब कुछ वही बियर करेगा। और इसी प्रकार अगर उसने बिजनेस को सक्सेसफुली रन किया, बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं और सक्सेसफुली रन करने पर अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वह प्रॉफिट को भी स्लोली यानी खुद इंडिविजुअली ही उसको अर्न करेगा, उसको कमाएगा, उसको अपने पास रखेगा। यह रहता है कंट्रोल। इस बिजनेस पे ऑल ओवर कंट्रोल, उसको रन करना, क्लोज करना, मैनेज करना, कैसे क्या किस एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करना है, कैसे क्या लेके चलना है, कैसे चलाना है, कितना हमारा एरिया बनाना है, किस टाइमिंग तक हमें वर्क करना है, सब कुछ ऑल ओवर कंट्रोल किसके पास रहता है? सोलो प्रोप्राइटर के पास। नो सेपरेट एंटिटी in the eyes of the law, no distinction in the made between the sole trader and his business, as a business do not have any identity। यानी इसमें बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर के बीच में कोई भी मतलब अलग अलग नहीं समझा जाता है, दोनों को एक ही माना जाता है, दोनों को सेम ही देखना जाता है। इसमें बिजनेस से इसमें जैसे बताया है डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम ओनर। यानी ऑनर की कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होती, वो बिजनेस ही उसका आइडेंटिटी होती है। द ऑनर इज द देयरफॉर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल ओवर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। यानी ऐसा नहीं है कि भाई आपने बिजनेस डाला तो बिजनेस अलग और आप अलग हो। सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आप ही ऑनर हैं, आप ही बिजनेस हैं, आप ही के द्वारा किया जाएगा। जो भी रिस्क रहती है, जो भी कंट्रोल्स होता है, सब कुछ आप ही के द्वारा देखना रहता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सिंस द ऑनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम एंटिटी दैट instantly impersonate physically alignment or bankruptcy of the solo proprietor will have the direct and determinate effect on the business and may even cause closure of the business। यानी इसमें उसके अकॉर्डिंग वह जो चाहे कर सकता है, अपने बिजनेस को आगे रेगुलर चला सकता है। अगर उसको नहीं चलाना है, उसको अगर फिजिकली मतलब जो भी कुछ डिसाइड, भाई क्या ओपनिंग टाइम रहेगा, क्या क्लोजिंग टाइम रहेगा, क्या वर्किंग टाइम रहेगा, किसका कुछ रहेगा, सब कुछ ऑल ओवर उसके कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट आता है 6। ओके, तो ये इसके 4 पॉइंट्स थे या इसके फीचर्स थे। नेक्स्ट इसके कुछ मेरिट्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटर ऑफर मैनी एडवांटेज, सम ऑफ द इम्पोर्टेंस वन आर फॉलोज। तो कुछ रहते हैं। फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे फटाफट डिसीजन लिया जा सकता है। किसी एक्टिविटीज़ को रन करना है या स्टॉप करना है या उसको और आगे प्रोग्रेसिव करना है, किसी प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करना है या बिजनेस के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को हमारे स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, इसके लिए वह क्विकली डिसीजन ले सकता है क्योंकि वहाँ पर इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं रहता है। वह खुद एक सोलो प्रोप्राइटर रहता है। वह उसकी जो भी विशेष है, जो उसकी विल है, उसके अकॉर्डिंग करना रहता है। वो सिर्फ अपने बिजनेस की जो मार्केट है, मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मार्केट के जो भी कुछ ड्रॉबैक हैं, उन चीज़ों को देखते हुए स्वयं अपना जो अपनी इंटेलिजेंसी के बेस पर डिसीजन लेकर क्विकली अपना डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सोलो डिसीजन मेकिंग authority enable the proprietor to keep all the information related to business operation confidently and maintain secrecy as solo trader is also not bounded by law or publish the firm accounts। यानी confidently ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी इसकी ओ कंट्रोलर एक ही ओनर रहता है, इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा किया जाता है। यानी इसकी ऑल ओवर इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है जिससे वह बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंशियल रहता है और
इन चीज़ों को, बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसके पास राइट रहता है कि वो सीक्रेट रखे या पब्लिकली लेकर आए। इसके लिए किसी प्रकार का कोई लॉ नहीं है कि बिज़नेस की जो सोलो प्रोप्राइटरशिप जो बिज़नेस या फर्म होता है वह अपनी अकाउंट्स या अपना जो बिज़नेस का जो भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिकली लीक करे या पब्लिकली उसको अनाउंस करे। नेक्स्ट होता है थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव। A solo proprietor directly reaps the benefit of his and her effort, and she the sole recipient of all the profit that need the share profit does not arise the she is the single owner, the provide maximum incentive to the provider work hand। यानी इस सीधा से रहता है कि उसने जितना एफर्ट किया, जितना एक्स्ट्रा अपना जो भी कुछ अपने जो एफर्ट्स लगाए हैं उससे जो बेनिफिट होगा उसका वो अकेला ओनर रहेगा, इंडिविजुअल ओनर रहेगा, वो उसको किसी के साथ शेयर करना नहीं रहता है। सेंस ऑफ accomplishment, there is a personal satisfaction involved, work for oneself, the knowledge that one is the responsible of the success of the business not only contribute to the self satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence of one abilities। यानी यह जो वर्क किया जाता है इसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है। अगर उसको लगता है कि भाई मैंने जो वर्क किया है या जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ इससे मैं हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाइड कर रहा हूँ और अपना प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ। यानी किसी एक्टिविटीज़ में अगर उसको लगता है कि भाई ये अपने लिए कहते हैं ना एक तरह से अपने लिए सूटेबल है या अपने लिए अच्छी नहीं है तो उसको एडप्ट करेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा। ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जब अगर उसको लगता है कि भाई मेरे को नहीं चलाना है तो वो अपने बिजनेस को इजी गोइंग क्लोज कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे को और इसके अदर ब्रांचेस ओपन करनी है या इसके स्कोप को या इसके एरिया को और अपने को बढ़ाना है तो इसके लिए वो नया फॉर्मेशन कर सकता है। उसके लिए वो किसी के प्रकार का कोई एक तो इसका लीगल कोई भी ज़्यादा लीगल कहते हैं ना लीगल प्रोसेस ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होती है। इजी गोइंग अपना इंटेलिजेंसी से जितना उसको लेकर जाना है, जितना उसको बढ़ाना है वो डिसाइड कर सकता है। तो ये तो इसके बेनिफिट थे। लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेस, तो ये सबसे बड़ा लिमिट होता है कि इसमें अब जैसे अपने नेहा का केस देखा था, नेहा के केस में उसके पास इतने फंड नहीं थे कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके या बिजनेस को वाइड एरिया पर कहते हैं ना वाइड एरिया में कर सकें, तो क्योंकि उसके स्कोप लिमिटेड है, पैसे फंड उसके पास लिमिटेड है, उसका कंट्रोलिंग पावर लिमिटेड है, वह यह कहते हैं ना कि भाई काम करने वाला सिर्फ बंदा इंडिविजुअल है तो वो एक लिमिटेड तक ही वर्क कर सकता है। तो इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं लिमिटेड। रिसोर्सेज ऑफ द सोल प्रोवाइडर आर लिमिटेड टू शी हिज एंड हर personal saving, borrowing from the others, bank and other leading institution may be hesitated to extend a long-term loan to sole proprietor. Lack of resources is one of the major reason why the size of business clearly grow much and generally remain small। यानी अगर अपन एक तो उसके पास उसकी सेविंग वगैरह भी लिमिटेड होती है, दूसरी अगर बैंक वगैरह से लोन लेना चाहे तो बैंक वाले भी लोन देने में हिचकिचाते हैं। उसका रीज़न रहता है कि यार इसके सोर्सेस लिमिटेड है, वो चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, उसके एक लिमिटेड सेविंग लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, ये रहता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस concern in the eyes of the law, the proprietorship and owner are considered one and the same. That involves insolvency and illness of a property affect the business and can lead to it closure। या तो मर जाता है या बीमार हो जाता है या अगर उसका किसी प्रकार का अनसर्टेनिटी होती है तो उस कंडीशन में बिजनेस को बंद किया जा सकता है, यानी बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसकी जो लाइफ होती है वो एक लिमिटेड होती है। Unlimited liabilities, a major disadvantage of sole proprietorship is the owner has unlimited liabilities. If the business fail, the creditors can recover their dues not merely from the business assets but also from the personal assets of the proprietor. A poor decision on or an unfavorable circumstance can create serious financial burden on the owners. That is, the sole proprietor is less inclined to the risk in the form of business extension। यानी सीधा सा रहता है इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ ओनर की रहती हैं। इसमें जो क्रेडिटर्स होते हैं वह जितने ही बिजनेस की असर से वहाँ तक तो बिजनेस से कवर कर लेंगे, रिमेनिंग जो रहा वह हमारे जो ओनर्स होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। अगर मान लो वो पुअर है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो उनका पैसा क्या होता है डूबने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़,
यानी सिंगल बंदे का सिंगल माइंड रहेगा, सिंगल इंटेलिजेंसी रहेगी, सिंगल ही उसके डिसीजन रहेंगे, तो उसमें उसको उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखेगी, नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं दिखेगी। और उसका वर्किंग करने का भी जो एक तरह से कह सकते हैं वर्किंग करने का जो भी कैपेसिटी रहेगी वो भी लिमिटेड रहेगी। यानी एक बंदा ज़्यादा ज़्यादा 8 आवर्स 10 आवर्स वर्क कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा। और एक बंदा एक समय में एक ही वर्क कर सकता है, दूसरी चीज़ें नहीं कर सकता है। यानी या तो वो मैन्युफैक्चर करेगा या सप्लाई करेगा या ऑर्डर करेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो इससे ये जो मैनेजर स्किल होती है एक लिमिटेड रहती है। तो ये इनके सारे लिमिटेशंस है। तो ठीक है गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट था। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।